गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एसआरटी पीसी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर से एक टॉपिक लिए हैं, वस्त्र तंतु विज्ञान। टॉपिक का नाम है, जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, वस्त्र तंतु विज्ञान। आज हम जानेंगे कि वस्त्र तंतु विज्ञान क्या है। तो वस्त्र तंत्र विज्ञान में वस्त्र के बारे में तो हर कोई जानता है, क्योंकि ये जो है हर किसी के जीवन से जुड़ा हुआ है। अगर वस्त्रों को देखें तो ये टॉपिक काफी इंटरेस्टेड होनी चाहिए, क्योंकि सबके जीवन में ये इसकी उपयोगिता है, सबके लिए उपयोगी है, इससे सबके लिए लाभदायक है। और ध्यान से अपने इंटरेस्ट को बनाने के लिए आपको एक बार सोचना पड़ेगा कि वस्त्र मेरे लिए कितना उपयोगी है। उस सुरक्षा की दृष्टि से, सुंदरता की दृष्टि से, तमाम प्रकार की सुविधाओं की दृष्टि से वस्त्र हमारे लिए उपयोगी है। तो हमें जानना है कि वस्त्र जो है बनता कहाँ से है, इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, कहाँ से निर्मित होता है, इसके बारे में हमको जानकारी लेनी है। तो हम ये जाने कि वस्त्र की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो वस्त्र की सबसे छोटी इकाई है तंतु। तंतु से हम वस्त्र बनाते हैं। तो तंतु से वस्त्र कैसे बनाते हैं, इसको चैम्बर्स डिक्शनरी ने इस 4 प्रक्रियाओं द्वारा प्रस्तावित किया है। वैज्ञानिक है चैम्बर्स डिक्शनरी। चैम्बर्स डिक्शनरी में इसको तंतु से वस्त्र कैसे बनता है, इसको 4 प्रक्रियाओं से स्पष्ट किया है। तो पहला आपका है सबसे छोटी इकाई वस्त्र की तंतु। तंतु से हम बनाते हैं धागा, और धागे से हम बनाते हैं वस्त्र। वस्त्र को हम बनाते हैं पहनने योग्य, पहनने योग्य वस्त्र। इंग्लिश में हम तंतु को कहते हैं फाइबर। और धागे को कहते हैं yarn। वस्त्र को कहते हैं फैब्रिक। और पहनने योग्य वस्त्र को हम कहते हैं टेक्सटाइल। तो चैम्बर्स डिक्शनरी की प्रक्रिया है कि कैसे हम वस्त्र को बनाने का कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हमें मिलता है तंतु। एक सबसे छोटी इकाई क्या है, तंतु। तंतु में प्राकृतिक और रासायनिक 2 रूप में मिलता है। तो हमें सबसे पहले तंतु मिलता है। तंतु को आपस में हम बट लेते हैं, मिला लेते हैं, फिर उससे हम क्या करते हैं, धागे का निर्माण करते हैं, और धागे से फिर हम वस्त्र की बुनाई करते हैं। हम वस्त्र को ध्यान से देखेंगे कि कुछ खड़े कुछ आड़े रूप में धागे आए, इधर उधर गए हैं, तो वो जो है धागे से ही वस्त्र का निर्माण होता है। उसको देख समझा सकते हैं। वस्त्र का निर्माण हो जाता है, लेकिन ये वस्त्र जो है अभी पहनने योग्य नहीं है। अभी उसको पहनने के लिए इस पर हमें परिचर्या करनी होगी। परिचर्या करनी होगी। परिचर्या क्यों करनी होगी, क्योंकि ये वस्त्र जो है जिस यंत्र पर बुना जाता है उसके वजह से काफी गंदगियां लगी हुई होती है इस पर। तो जिस यंत्र पर बुना जाता है, पहले इसको हम जान लेते हैं। उसको हम कहते हैं करघा, और इंग्लिश में हम बोलते हैं लूम। यानी करघे पर
या लूम पर वस्त्र की बुनाई की जाती है। तो जब वस्त्र की बुनाई की जाती है तो उसमें तमाम प्रकार की गंदगियां, ग्रीस वगैरह लगी रहती हैं। उस स्थिति में वो पहनने योग्य नहीं होता है। तो पहनने के लिए हम उस पर करते हैं तमाम प्रकार की परिचर्याएं। जब परिचर्याएं करते हैं तो पहनने योग्य हो जाता है। और जो गारमेंट में हमें मिलता है, तमाम प्रकार कपड़े जो हम खरीदते हैं परिचर्या के बाद, वो बिक्री के लिए मार्केट में आता है और उसको हम यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। तो हम अब ये जान लिए कि वस्त्र का निर्माण किन प्रक्रियाओं द्वारा होता है। अब हमें ये जानना है कि ये जो वस्त्र की सबसे छोटी इकाई है तंतु, ये हमें प्राप्त कहाँ से होती है, कहाँ से मिलती है, इसका वर्गीकरण क्या है, कितने प्रकार के वस्त्र तंतु पाए जाते हैं। तो हम पढ़ेंगे वस्त्र तंतु का वर्गीकरण। वस्त्र तंतु का वर्गीकरण। तो वस्त्र तंतु मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। मुख्य रूप से ये दो प्रकार का होता है। क्या होता है? पहला है आपका प्राकृतिक और दूसरा है आपका कृत्रिम। तो ये हमें दो रूपों में मिलता है, प्रकृति से मिलता है और कृत्रिम रूप में बनाया जाता है, यानी मानव द्वारा बनाया जाता है और प्रकृति से में प्राप्त होता है। तो आज हम चर्चा करेंगे इसमें पहला टॉपिक प्राकृतिक। पहला टॉपिक है प्राकृतिक। तो प्राकृतिक रेशा हमें कहाँ से मिलता है, कितने प्रकार का होता है, इसमें हम चर्चा करेंगे। तो प्राकृतिक रेशे को तीन भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक रेशे का वर्गीकरण, प्राकृतिक रेशे के वर्गीकरण करेंगे। तो ये मुख्य रूप से होता है तीन प्रकार का। पहला है आपका, तो ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक रहेगा। इसमें पहला है आपका वनस्पतिक और दूसरा है आपका प्राणी, तीसरा है आपका खनिज तंत्र, प्राणी तंत्र और वनस्पति। तो ये प्रकृति से हमें तीन प्रकार के तंत्र प्राप्त होते हैं, ए, दूसरा बी, तीसरा सी। तो वनस्पतिक तंतु अब हम तीन प्रकार के प्राप्त होते हैं। तो हम इन तीनों को भी कैसे प्राप्त होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला हम देखते हैं वनस्पतिक तंतु। यहां हम देख लेते हैं वनस्पतिक तंतु। वनस्पतिक तंतु, तो वनस्पतिक तंतु जो है वो मुख्य रूप से पांच प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला है आपका बीज वाला तंतु और दूसरा है आपका तने वाला तंतु। वनस्पति से हमें दो प्रकार के तंतु प्राप्त होते हैं, बीज वाला और तने वाला। अब हम बीज वाले तंतु का भी वर्गीकरण करेंगे। बीज वाला
बीज वाला तंतु जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला वाला बीज वाला तंतु, इसमें है पहला कपास और दूसरा है कापोक। पहला है कपास, दूसरा है कापोक। तो बीज वाले तंतु में दो आते हैं, कपास और कापोक। कपास जो है वो वस्त्र उद्योग में सबसे ज्यादा उपयोगी है। सबसे अधिक वस्त्रों का निर्माण कपास से किया जाता है वनस्पति में। और कपास का अगर हम उत्पादन देखें तो उत्पादन देश जो प्रारंभिक देश था वो भारत था। प्रारंभिक देश भारत था और उसके बाद अमेरिका, मिस्र आदि स्थानों पर भी कपास का उत्पादन होने लगा है। और उत्पादन की दृष्टि से अगर देखा जाए कि सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है तो फर्स्ट नंबर पे है अमेरिका, सेकंड पे है भारत और थर्ड पे है मिस्र। कापोक का कपास से कम उत्पादन होता है। इससे कुछ विशेष प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं, जैसे जीवन सुरक्षा पेटी। जीवन सुरक्षा पेटी किसे कहते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। जीवन सुरक्षा पेटी किसे कहते हैं तो इससे बनता है जीवन सुरक्षा पेटी। तो जो गाड़ियों के सीट बेल्ट लगा होता है उसको हम कहते हैं जीवन सुरक्षा पेटी और ये जीवन को सुरक्षित करता है। तो ऐसे ही कुछ विशेष प्रकार के वस्त्र कापोक के बनाए जाते हैं। ये कपास की तरह प्राप्त तो होता है लेकिन ये रेशम के समतुल्य होता है, रेशम के समान होता है, कीमती होता है, कम उत्पादन होता है। इस प्रकार का तंतु होता है। ये भारत तथा वेस्ट इंडीज में अधिक पाया जाता है। भारत और वेस्ट इंडीज अधिक पाया जाता है। ये दो जगह इसका उत्पादन होता है। आगे हम देखेंगे। अब हम ये देखिए कि इसमें वनस्पति में पहला बीज वाला तंतु कपास और कापोक। अब आगे हम देखेंगे वनस्पति में दूसरा पॉइंट जो है आपका तने वाला तंतु। तने वाले तंतु मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। पहला है आपका लिनन, दूसरा है आपका हेम और तीसरा है आपका जूट। तो लिनन जो है कीमती और अच्छा रहता है। इसका वस्त्र काफी मुलायम होता है, आरामदायक होता है गर्मी के लिए। और लिनन का उत्पादन सबसे पहले कहाँ हुआ तो एशिया महाद्वीप में माना जाता है सन 1939 से। उसके बाद फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका आदि स्थानों पर भी इसका उत्पादन किया जाने लगा। आगे हम देखते हैं, बहुत डिटेल नहीं जानेंगे क्योंकि इसके अलग चैप्टर है, उसका हमें डिटेल करना है, किया जाएगा तो उसमें जो है हम अधिक विस्तार से जानेंगे। यहाँ केवल हमें वर्गीकरण पढ़ना है बस। आगे है हेम्प। हेम्प जो है वो वस्त्र उद्योग में अधिक उपयोगी नहीं है क्योंकि इसमें वस्त्र में जो गुण, वस्त्र बनने के लिए जो गुण होने चाहिए इस रेशे में उसका अभाव पाया जाता है। ये कागज उद्योग में अधिक उपयोग किया जाता है। कागज उद्योग में इसकी उपयोगिता अधिक है हेम्प की। थर्ड पे आते हैं हम जूट पे। तो जूट जो है कपास के बाद जूट वस्त्र उद्योग में सबसे अधिक उपयोगी है। सब कपास के बाद इसी का वस्त्र उद्योग में ज्यादा उपयोग किया जाता है, ज्यादा वस्त्र बनाया जाता है वनस्पति जगत में। तो हम कपास के बारे में जान गए, कापोक के बारे में समझ गए।
और करने वाले में लिनन के बारे में जान गए, हेम्प के बारे में जान गए, और जूट के बारे में ये हमें जानकारी हो गई कि कहाँ जूट जो है वो कितना हमारे लिए उपयोगी है। एक और चीज जान लेते हैं कि जूट का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो बांग्लादेश में होता है। बांग्लादेश में जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है। विश्व का 85% जूट बांग्लादेश में ही उत्पादित होता है। आगे हम चलते हैं। अब आपका वनस्पति तंत्र जो है वो पूरा हो गया। नेक्स्ट है आपका है प्राणी। प्राणी की चर्चा हम करेंगे। तो प्राणी तंत्र जो है, प्राणी तंत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका है ऊन और दूसरा है रेशम। ऊन, दूसरा रेशम। तो ऊन जो है वो हमें पशुओं से मिलता है, जानवरों से प्राप्त होता है, उनके बालों से प्राप्त होता है, और रेशम कीटों से प्राप्त होता है। रेशम के कीड़े से रेशम प्राप्त किया जाता है। ऊन में हम जानेंगे कि ऊन में सबसे कीमती ऊन, संसार का सबसे कीमती ऊन किस पशु से मिलता है, तो विक्यूना नामक पशु है जिससे संसार का सबसे कीमती ऊन मिलता है। और मेरिनो भेड़ से भी कीमती ऊन प्राप्त होता है। मेरिनो भेड़ से भी कीमती ऊन प्राप्त होता है। कीमती ऊन प्राप्त करने के लिए क्या होता है कि इन भेड़ों को या जानवरों को पौष्टिक तत्व खिलाए जाते हैं, पौष्टिकता दी जाती है। इसलिए इनसे जो है जितनी ही पौष्टिकता दी जाएगी, जितनी ही अच्छी देख रेख की जाएगी, उतना ही अच्छा ऊन हमको मिलेगा, उतना ही कीमती ऊन प्राप्त होगा। आगे हम जानते हैं कि रेशम, रेशम जो है वो रेशम के कीड़ों से प्राप्त किया जाता है। रेशम के कीड़ों से प्राप्त किया जाता है। बॉम्बिक्स मेमोरी नामक जो है कीड़ा है जिससे हमें सबसे अच्छी क्वालिटी का रेशम मिलता है। रेशम और ऊन दो ऐसे तंतु हैं जो एक प्रोटीन युक्त, रेशम और ऊन दोनों प्रोटीन युक्त तंतु हैं। ऊन में जो है क्रिएटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है और रेशम में फाइब्रिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। रेशम में फाइब्रिन, तो ये दोनों प्रोटीन युक्त तंतु हैं, क्रिएटिन और फाइब्रिन। इसके पहले हमने जो पढ़ा वनस्पति, ये कौन सा है, ये सेलुलोजिक तंतु, सेलुलोजिक तंतु है। और ये जो है प्रोटीन तंतु है। ये हमारे खनिज तंतु है, खाद्य तंतु होते हैं। अगले टॉपिक पे चलेंगे खनिज तंतु। खनिज तंतु जो है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला आपका एस्बेस्ट, और दूसरा है आपका सोना, और तीसरा है आपका चांदी। तो खनिज से 3 तंतु प्राप्त होते हैं। इन तीनों में पहला एस्बेस्ट जो है ये अग्नि अवरोधक है। अग्निशमन वाले व्यक्तियों के पोशाकों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जिससे आग से जलने का भय नहीं रहता है। पर्दे वगैरह ऐसे बनाए जाते हैं जहां आग से जलने की संभावना रहती है एस्बेस्ट से। तो ये हमारा जो है आज्वलनशील तंतु है। नेक्स्ट आपका सोना और चांदी है। सोना और चांदी हमारा जो है, इसे डायरेक्टली वस्त्र नहीं बनाए जाते हैं। इस वस्त्रों में इनके महीन तारों का प्रयोग किया जाता है। उन तारों को लगाने से सोना या चांदी का तार लग जाता है तो वस्त्र का मूल्य जो है वो बढ़ जाता है, वस्त्र कीमती हो जाता है, वस्त्र में चमक आ जाती है। इस प्रकार हम
इनके तारों को लगाकर वस्त्रों की उपयोगिता, कीमत सब बढ़ा देते हैं। अब आज हम जो है प्राकृतिक तंत्र की, वस्त्र के वर्ग में प्राकृतिक तंत्र की पूरी चर्चा हम कर चुके हैं। नेक्स्ट आपका क्या था? कृत्रिम तंतु। कृत्रिम तंतु जो है हम अगले वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।